हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथमेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2018 में फरवरी 2018 में हुए थे और वो 135 शिफ्ट में कंप्लीट हुए थे वो पेपर्स। तो उन सभी पेपर्स को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस पूरे देखिए और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर हुआ था फरवरी 2018 में हुए थे और इसमें 17/9 को ये पेपर 2018 हुआ था, जो कि इसमें फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जो कि 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में कंप्लीट हुआ था और ये लेवल 1 है। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उन व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। ठीक है, एक समान समूह से संबंधित ना हो, तो जिसमें ऑप्शन दिए गए थे थॉमस एल्वा एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, विराट कोहली और अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसमें जो सारे हैं 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों वैज्ञानिक हैं और जो विराट कोहली हैं ये एक क्रिकेटर हैं। तो इसका सही आंसर ये विषम में हमें विराट कोहली हो जाएगा। अब हम एक एक करके हम सभी के बारे में देख लेते हैं कि जो थॉमस एल्वा एडिसन है वो कौन है। तो ये इनके द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था और फोनोग्राफ का भी आविष्कार किया गया था। और ये कौन थे? तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे और इनके नाम पर ही रिकॉर्ड है 1093 पेटेंट, जो कि अमेरिका का सबसे ज़्यादा है। तो ये बहुत अमेरिका की फेमस पर्सनालिटी हैं थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, उसके बाद विराट कोहली के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के ये कप्तान हैं और इनके द्वारा जो और आईपीएल में भी ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से कप्तानी करते हैं, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इनके द्वारा वनडे में 43 शतक हैं, टेस्ट क्रिकेट में 27 शतक हैं और टी20 क्रिकेट में 5 शतक इनके द्वारा बनाए गए हैं। यदि हम और देख लेते हैं इनके बारे में, तो वनडे में इनका हाईएस्ट जो स्कोर है वह 183 रन का है और टेस्ट क्रिकेट में 254 रन का इनका हाईएस्ट स्कोर है और टी20 में देखेंगे तो 113 रन इनका सर्वाधिक स्कोर है। तो इतनी चीज़ें विराट कोहली के बारे में हमने आपको बताई, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसमें 4 ऑप्शन है वो सभी आपको सामने डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो आप लोगों को पता होगा कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था और ये ऑप्टिकल फाइबर के भी जनक माने जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर भी इन्हीं के द्वारा इन्वेंट किया गया था। उसके बाद में है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, भौतिकविद थे और इनके द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है, जो आप लोग जानते भी होंगे कि E = mc², इन्हीं के द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन जी के द्वारा। तो ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप लोगों को मैं एक बार एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि ये जो पेपर है इसमें 4 चीज़ें आती हैं। 4 फॉर्मेट में ग्रुप डी का पेपर हमेशा आने वाला है। आप लोग को जो इस बार भी आना है, तो उसमें मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी और जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा और चौथा है साइंस रहेगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग हम ऐसा कर सकते हैं कि ये पेपर की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो, उसके लिए हम जीके का, साइंस का और रीजनिंग का पेपर इसमें एक सॉल्व कर लेते हैं। मैथ्स के लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, वहाँ से आप लोग मैथ्स अलग से देखते जाइएगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन बस को हम स्किप करेंगे, बाकी रीजनिंग को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विषम को चुने। तो विषम को चुने, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो है मिरर की आकृति सभी में दी है और ये तीनों ऑप्शन है जो A, B और D जो है मिरर की आकृति है, जबकि C ऑप्शन जो है इसमें मिरर की आकृति नहीं दी गई है। तो आप लोग इस तरीके से C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पहला आंसर सही है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तीसरा वाला, तो हम इसको बाद में देख लेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन भी मैथ्स का है, वो भी बाद में देख लेंगे। इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी में निरंतर परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर है इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता है। मतलब जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मतलब यदि हम ज़्यादा बल किसी चीज़ के ऊपर आरोपित कर देंगे तो उसकी जो चाल है, स्पीड जो है वो कम हो जाएगी।
ये आप लोग इस तरीके से भी इसका आंसर दे सकते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचित अंडा युग्मज इसमें समाविष्ट हो जाता है, तो ये किस में समाविष्ट हो जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर है कि आयरन है। हालांकि आंसर इसमें दिए गए हैं, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा हम डिस्कस भी करते जाएंगे यदि कुछ जानकारी बताना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा तो। बाकी आप इन पेपरों को यदि देखेंगे हमारे साथ में तो हम आपको अलग से भी इतनी इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो आपको नेक्स्ट पेपर जो आने वाला है उसमें आपको बहुत हेल्प होगी। तो आप वीडियोस के साथ बने रहें और पूरा पेपर ज़रूर हमारे साथ देखिए। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, तो बाद में देख लेंगे हम इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो उस समय जो 2018 का था उस समय मार्क टुली जी को दिया गया था। हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से देख लेते हैं कि पहले हम बता देते कि मार्क टुली जो थे वो बीबीसी के पत्रकार थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में 2018 में इन्हें रेड इंक की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रेड इंक प्रदान किया गया था। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक फेमस पुरस्कार है जो कि रेमन मैग्सेसे जी की याद में दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और सबसे पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अरविंद केजरीवाल जी को दिया गया था, जो कि नहीं, पहला जो मिला था वो आचार्य विनोबा भावे जी को मिला था। और इनके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है उनके एनजीओ के लिए। ठीक है, फिर परिवर्तन नाम का उनका एनजीओ है वो भी। अब हम देख लेते हैं कि 2021 में, तो ये अगस्त 2021 में रेड इंक पुरस्कार के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए रेड इंक का जो अवार्ड दिया गया है वह विनोद दुआ जी को दिया गया है, जो कि साल 2017 के लिए दिया गया है। तो आप लोग वो भी याद रखिएगा। ठीक है, तो विनोद दुआ जी 2021 में इनका नॉमिनेट किया गया है नाम। तो सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं सन को चेंज करके, तो आप इस तरीके से उसे याद कर सकते हैं और अपने कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यदि मिलती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। सत्यव्रत कादियान, तो ये कुश्ती से संबंधित है। तो कुश्ती से संबंधित अभी देखिए ओलंपिक गेम अभी कंप्लीट हुए हैं, तो ओलंपिक से संबंधित आपको कुश्ती में आप लोग देख लीजिएगा कि जो खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, रवि दाहिया जी ने जिस तरीके से अभी सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, तो उनको भी आप याद कर सकते हैं। उनका नाम भी इस तरीके से ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का है, बाद में देखेंगे। इसके बाद में 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्क रूप अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है जो हमें कि सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। ठीक है, तो सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। पहले एक ब्रैकेट बनाइए, यहाँ पे पंखुड़ियाँ हम पी से डिनोट कर देते हैं। फिर सभी बोला गया है, तो सभी पंखुड़ियाँ क्या है, फूल हैं, तो इस तरीके से हम सभी पंखुड़ियों को फूल बना देते हैं। फिर उसके बाद में सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। ठीक है, तो सभी पंखुड़ियाँ क्या बोल रहा है, पीली है, तो सभी पंखुड़ियाँ पीली भी बोला गया है, तो पीली कहाँ आएगा, अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से पीली हो गया, बाहर हो गया फूल, है ना। अब ये अंदर से बाहर की तरफ में हम देख लेते हैं, तो इसका जो निष्कर्ष है, और सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल हो गए तो अंदर की तरफ हो जाएगा। तो हमें इसमें एक आता है कि अंदर से बाहर की तरफ जब जाते हैं तो सभी कहलाता है, और बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो उसको कुछ बोला जाता है ना, कुछ करके यदि कोई निष्कर्ष आता है तो इसमें निष्कर्ष है सभी फूल पीले हैं, तो सभी फूल पीले हैं, ये निष्कर्ष सही है। और सभी फूल पीले हैं, फिर ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। और सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, तो सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, तो सभी पीले पंखुड़ियाँ नहीं हैं क्योंकि बाहर की तरफ हो रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, इसको और भी हम अपने क्रैश कोर्स में हम सभी सब्जेक्टों को अलग अलग तरीके से भी कंप्लीट करेंगे, तो आगे वो वीडियोस भी आएंगी जो एक एक टॉपिक पे कंप्लीट रहेंगी, एक एक जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उन क्वेश्चनों को लेकर, तो उस क्रैश कोर्स को भी आगे आप लोग देखिएगा, उससे भी हम तैयार करेंगे बहुत जल्द। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को के लिए
सबसे उपयुक्त वैन आरेख बताइए। तो घोड़ा बोला गया है, बंदर बताया गया है और बाघ बताया है। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो तीनों के लिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि एप्पल के बाद, ठीक है, एप्पल के बाद 900 बिलियन डॉलर बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है। तो दूसरी कंपनी कौन सी है, तो पहली तो एप्पल हो गई और दूसरी जो है अमेजॉन। तो ये उस समय का 2018 के परिप्रेक्ष्य में था। आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को बताएं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मैं आप लोगों से भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहूँगा कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्पेस एक्स कंपनी है, ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी टेस्ला मोटर्स है, तो इनके जो कंपनी के ऑनर हैं वो वर्ल्ड के नंबर 1 व्यक्ति बन चुके हैं पैसों के मामले में। तो उनका क्या नाम है वो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और वो है नंबर 1 पे। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखेंगे तो जेफ बेजोस का नाम आता है जो कि अमेजॉन के सीईओ हैं, अभी भी वर्तमान में बने हुए हैं। ठीक है, और इन अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस और टेस्ला मोटर्स के जो संस्थापक हैं, इन दोनों का नाम फर्स्ट और सेकंड पे अभी कंपटीशन में नाम चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो बाद में देख लेंगे। उसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो के स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में फिर देख लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कथन में से कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। ठीक है, तो इसमें छात्र 1 से छात्र 2 से कहा, छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो कथन है छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा है, आपको निष्कर्ष अवधारणा को देखकर कथन का अनुमान लगाना है कि पूछा गया अवधारणा कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। ठीक है, मतलब छात्र 1 ने छात्र 2 को कहा है कि मुझे पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए, तो छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, है ना। और दूसरा ऑप्शन है कि छात्र 1 ने उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से इसका ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस समय के करंट अफेयर से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी करंट अफेयर है वो भी आप लोग देखते चलिए। आगे हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों को इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम आपको जरूर लेकर आएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस यदि पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को जिन्हें ग्रुप डी के एग्जाम में सम्मिलित होना है उन्हें वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं कि इसमें विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो इसका सही आंसर है रणवीर सिंह जी ने। ठीक है, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए रणवीर सिंह और रणवीर कपूर दोनों दे देता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रणवीर सिंह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ्स का है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद में देख लेते हैं कि 21 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन विद द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये भी रीजनिंग से संबंधित टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रीजनिंग का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा नंबर सीरीज से। और जो इस सीरीज से संबंधित ये क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व करके भी देखेंगे कि पहले है सी, उसके बाद डी है, फिर एफ है, तो अगला क्या होगा पूछा गया है। तो डी और सी और डी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर डी और ई में, डी और एफ के बीच में 1 का +1 का डिफरेंस हो रहा है, डी ई एफ होता है, फिर 1 का डिफरेंस है तो यहाँ 2 का डिफरेंस होगा। मतलब ई के बाद एफ, ई एफ, जी एच और आई हो जाएगा इसका सही आंसर। नहीं, इस तरीके से नहीं, पहले सी के बाद डी हो जाएगा, डी के बाद में ई हो जाएगा, ई हो गया, एक छोड़ा अपन ने, फिर एफ, फिर जी एच आई भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो +2 हो गया। फिर उसके बाद में हम देख लेंगे आई के बाद में जे के एल, एल +3 हो जाएगा, तो अगला ऑप्शन जो आ जाएगा एम आ जाएगा। मतलब हमारा ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखिए, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि कोई बल 1.0 kg पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है E बराबर, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आइंस्टीन का जो फार्मूला था E बराबर mc²। तो यहाँ पे हाफ mv v1², ये पहली वाली वेलोसिटी हो गई, और दूसरी हाफ mu², है ना। तो इसमें भी चाहे तो 1 दे सकते हैं, या v1 v2 भी कर सकते हैं आप चाहे तो। फिर इसमें जो इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं तो आपको दिया ही है कि m मतलब मास हो गया जो 1/2 × 1, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और वहाँ पे आगे जाके वहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 को अपन जो सॉल्व करते हैं, जब इसको आप काटेंगे तो 1/2 बाहर ही हो जाएगा सीधा सीधा, और लास्ट में जो आंसर इस तरीके से आएगा कि 32 आएगा सॉल्व करने के बाद में। किस तरीके से, ये जो है 64 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 से काटेंगे तो 32 हो जाएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर 16 है तो इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा, और दोनों को माइनस कर देंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से 24 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन की गति के तीनों जो नियम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो तीसरा नियम है वो उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ आपको, कि जो कि बोला जाता है क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया को दर्शाता है। तो उसका उस तरीके से जितने भी ऑप्शन दिए गए उसमें डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, रॉकेट लॉन्च करना। आप लोग को पता होगा कि जब रॉकेट अपने पैड से ऐसा ऊपर की तरफ जब जाता है तो नीचे की तरफ एक बल्क मतलब ये गैस निकलती है बाहर की तरफ, जो कि विपरीत प्रतिक्रिया करता है। इस तरीके से वह ऊपर की तरफ जाता है, ऐसा ऊपर की तरफ जाता है। तो मतलब क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया का सही उदाहरण जो है रॉकेट का लॉन्च होना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं इसका आंसर। और न्यूटन गति का पहला नियम जो है वह उसको जड़त्व का नियम भी बोला गया है, और न्यूटन गति का जो दूसरा नियम है उसके तहत आपको एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, E बराबर ma। ठीक है, तो इस तरीके से भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको तीनों नियम पता होना चाहिए न्यूटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि विच पैटर्न रिजेंबल्ड क्लोजर टू। ठीक है, पूछा गया है कि कौन सी समान आकृति, रिजेंबल्ड मतलब जैसा, मतलब एक जैसा दिखने वाली आकृति पूछा गया है। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये जो दिख रहा है उसी के जैसे समथिंग समथिंग आकृति जो है ये वाली ए ऑप्शन वाली सही है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, अपने मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसका आंसर ए ही है, मतलब पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ्स का है, बाद में इसे हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद 27 नंबर का है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को, ठीक है, ऑप्शन इसका सही है भार, तो भार के रूप में जाना जाता है। मतलब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किसके रूप में जाना जाता है, जो फोर्स होता है उसका बल के रूप में जाना जाता है। वही F बराबर ma के हिसाब से ही ये आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो कि ये भी उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो मैं आज इसको क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं कि 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोत की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो उस समय पे फीमेल एम्पावरमेंट के लिए जीता था। आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सन 2021 में, जनवरी 2021 में भी ये भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ था। ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं कि किसे कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे। तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए मिला था इनटू द डार्कनेस मूवी को, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इस अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था तुजू चौहान, जो उनकी फिल्म थी साइलेंट फॉरेस्ट के लिए, तुजू चौहान को, है ना। और एक्ट्रेस जो थी, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था तो जोफिया स्टेफीज को मिला था, और उनकी फिल्म थी आई नेवर क्राई।
ठीक है, तो इतना आप लोग याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन संबंधित। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस को नए क्वेश्चन से रिलेट करके, करंट अफेयर से रिलेट करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराया है। तो इस तरीके से हमारे सारे वीडियोस आते रहेंगे, जो कि भले हम पुराने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम आज पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसमें कौन सा अवार्ड या कौन सा जो भी करंट अफेयर्स से संबंधित रहेगा उसे हम नए हिसाब से बताएंगे। तो जो कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करने से आपको वो भी फ़ायदा होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा करंट अफेयर्स या जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यदि आप उसको भी ध्यान रखेंगे तो जो नया पेपर आने वाला है उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, तो बाद में देख लेंगे इसको। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए भले ही वे सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों पर तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया है कि कुछ धातुएं लोहा हैं। ठीक है, कुछ धातुएं लोहा हैं और कुछ लोहा भारी है। ठीक है, तो इसमें जो कुछ वाला पैटर्न पूछा जा रहा है, तो पहले इस तरीके से हम बना लेते हैं। कुछ धातुएं लोहा हैं, तो कुछ धातुएं लोहा हैं। फिर उसके बाद में कुछ लोहा भारी है, तो कुछ लोहा जो है ये अंदर से आएगा थोड़ा, कुछ लोहा जो है भारी है। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न बनेगा। अब इसके बाद हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि सभी लोहे धातुएं हैं। तो सभी लोहे धातुएं हैं क्या, तो सभी वाला ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ वाला पूछा गया है। ठीक है, और दूसरा सभी भारी धातुएं, मतलब सभी पूछ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन बन ही नहीं रहा। इस तरीके से इसका ए ऑप्शन इसका सही होगा, मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर करके अपने पास में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल। अब क्वेश्चन पूछा गया है केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो ये फिजिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में साइंस वाले पैटर्न में पूछा जा सकता है, आप लोग उसे भी याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित में से के बीच से संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो व्हेल है, जहाज है और महासागर है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जो महासागर है वो बाहर की तरफ कर देते हैं, और उसके बाद जो एक महासागर के अंदर पे एक जहाज भी तैर सकता है और व्हेल मछली भी अंदर होती है। तो इस तरीके से हम ए ये हो गया, बी ये हो गया और बाहर महासागर को दर्शा दिया। तो इस तरीके से सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो जलीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम बोला गया है, मतलब लेस देन 7 का मतलब होता है अम्लीय प्रकृति का। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 33 का अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा डीप में बताऊंगा, तो आप लोग को जो भी बता रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे से उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूछा पहला ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को ही हम धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। धावन सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिए। उसके बाद में है दूसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला यदि हम देखेंगे तो NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 के नाम से हम इसे जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। और सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा या सोडियम Na2CO3 इसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में है कि सोडियम क्लोराइड, तो NaCl बोलते हैं इसको। NaCl का मतलब होता है खाने वाला सोडा हो गया एक प्रकार से। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, तो NH4Cl तो इसका सही आंसर है, जिसका पीएच मान लेस देन 7 होता है वो अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का एसिडिक प्रकृति का है, इसलिए इसका जो पीएच मान है 7 से कम होता है। और पीएच मान के बराबर को हम थोड़ा सा बता देते हैं कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें लेस देन 7 है वैल्यू तो अम्लीय प्रकृति का होगा, इक्वल टू 7 है तो उदासीन प्रकृति का होगा, और ग्रेटर देन 7 है तो उदासीन प्रकृति का होगा। नहीं, ग्रेटर देन 7 है तो क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में कोडाईकनाल को जाना जाता है। कोडाईकनाल कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है ये, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन जो होता है राज्यसभा को कहा जाता है। आप लोगों को पता भी होगा राज्यसभा के लिए कुल सीटें 252 का दी गई हैं। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 245 हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में निम्न सदन हम लोकसभा को बोलेंगे। निम्न सदन में 552 सीटें कुल बताई गई हैं, लेकिन 545 सीटों पर इन पर चुनाव का जो निर्वाचन होता है, तो वो भी आप लोग याद रखिए। प्रधानमंत्री कार्यालय जिसे पीएमओ के नाम से जानते हैं, और उच्च न्यायालय जो है वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सारे इस तरीके से हम सारे चारों ऑप्शन पे बात कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन आवश्यक पर्याप्त हैं और उनकी पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन पूछा गया कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है, ठीक है। और दूसरा कथन है, मतलब इसके जो कथन दिए गए हैं कि पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 kg है, और 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 kg अधिक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका जो सही आंसर देख लेते हैं, तो बी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कि अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाला बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम पूछा गया है। तो उस समय 2017 में वी साई प्रणीत को दिया गया था यह अवार्ड। फिर उसके बाद में मैं आपको पूरे एक लाइन से बता देता हूं सारे, जो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि 2017 में वी साई प्रणीत को मिला था ये वाला अवार्ड, ठीक है, बैडमिंटन के लिए सिंगापुर ओपन। फिर 2018 में चाउ ताइन चेन को दिया गया था, चाउ ताइन चेन, ठीक है, याद रख सकते हैं, चीन के हैं ये। 2019 में केंटो मोमोटो को दिया गया था सिंगापुर ओपन का अवार्ड। केंटो मोमोटो को 2019 के लिए दिया गया था। फिर उसके बाद में 2020 और 2021 में यह प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन कैंसिल हो गई थी क्योंकि कोविड-19 की वजह से। तो ये भी आप लोग याद रखिए। तो आपको तीनों नाम जो 2017 में वी साई प्रणीत और 2018 में चोउ ताई चेन और 2019 में केंटो मोमोटा, ठीक है, तो इन तीनों के नाम आप लोग याद रखिए। 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो वाष्प के साथ अभिक्रिया जो करती है वह एल्यूमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि दोनों आकृतियों को मेल से बना है। तो इन दोनों आकृतियों के मेल से क्या बना है वो देखना है हमें। तो जो इसी में आप यदि इस वाले को यदि आप आगे की तरफ लाके सेट करेंगे तो आकृति हमारी बी वाली बन जाएगी, मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बी, तीसरा ऑप्शन बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे इसको। ये क्वेश्चन जो है ये पूर्ण घन है, ये भी मैथ्स का है, लेकिन ये डिस्क्रिपेंसी आ गई थी इसमें, तो ऐसे क्वेश्चनों को हटा दिया जाता है, विवादित क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया। तो जो 7 वर्षीय युद्ध है वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, वो भी आप लोग याद रखिए इसे भी, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उदय कोटक की अध्यक्षता में कंट्रीब्यूटेड इन 2017 टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि 2017 में जो समिति गठित की गई थी उदय कोटक की अध्यक्षता में, उसमें क्या किया गया था, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ। तो इसका सही आंसर है कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए के बढ़ावा देने के लिए यह समिति को शुरू किया गया था। तो आप लोग याद रखिए कि ये नगरीय निकायों से संबंधित समितियां थी जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए की गई थी, नगरीय निकायों में को और अच्छा बनाने के लिए उदय कोटक की अध्यक्षता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का है। इसके बाद में देख लेते हैं कि 45 नंबर का क्वेश्चन कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित हैं। तो कथन जो है कि महापौर ने अपने सचिव से कहा कि हर शहर में एक पारिस्थितिक
पार्क होना चाहिए। ठीक है, तो होना चाहिए, तो इसमें जो धारणा दी गई है कि पारिस्थितिकी पार्क हरित क्षेत्र में सुधार होगा। अब भाई ध्यान दोगे तो आपका सुधार जरूर होगा। फिर उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है कि पारिस्थितिकी पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है कि हाँ, बात सही है कि यदि हम पेड़ पौधों को आरोपित करेंगे तो वो बड़े होके हमारी वायु प्रदूषण को कम करते हैं, मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और धूल मिट्टी प्रदूषण को भी खींचते हैं, और जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाता है, दोनों अंतर्निहित हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि अधातुएं जो होती हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तटीय रेखा किसकी सबसे, तो विश्व के नक्शे में भी आप लोग एक बार जाके चेक कीजिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो मैप होता है उसमें तटीय रेखा किसकी सबसे ज़्यादा लंबी है। तो सही आंसर कनाडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू। ठीक है, तो जो है इसका सही आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी और इन प्लांट इज ड्यू टू, तो इसका कोलेनशेमा। ठीक है, कोलेनशेमा है टिश्यू के अंतर्गत, ऊतक के अंतर्गत आता है ये। तो ये भी आप लोग याद रखिए, ये बायो का संबंधित क्वेश्चन था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप हेल्ड इन लॉस वेगास में हुआ था 2017 में, अप्रैल 2017 में हुआ था ये अवार्ड। उस समय कितने मेडल मिले थे, तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में 16 मेडल मिले थे। आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं कि यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप फरवरी 2021 में भी कंप्लीट हुई है, और इसमें भी एक कोइंसिडेंस देखें कि इस बार भी हमें 16 ही मेडल मिले हैं। तो आप इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रिलेट करके क्वेश्चन को याद कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, इसमें आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा कि आप पुराने पेपर्स को देख रहे हैं तो आपका कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आप मैथ्स और रीजनिंग जो है आपको पहले भी वही थी, अभी भी वही है, वही पैटर्न आने वाला है। और साइंस के क्वेश्चन तो रिपीटेड आते हैं कई बार, तो आप लोगों को ये पेपर्स देखने से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप इन क्वेश्चनों को देखते जाइएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा कि उनको भी इन वीडियो को देख के बहुत सारी हेल्प होगी और बहुत कुछ नया कुछ जानने को भी मिलेगा, जो कि पुराना पेपर और नए पेपर्स जो आने वाले हैं उस दोनों को मर्ज करके हमने बनाया है इनको। अब जितने भी क्वेश्चन मैं स्किप करता जा रहा हूँ सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं। तो अब इसके बाद में 54 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 112 विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हर साल राष्ट्रपति जी द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं जो पूरे देश में अपने अपने एरिया में कुछ अच्छे काम कर रही हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, तो उनके लिए उनको सम्मानित किया जाता है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो आप उनको याद रख सकते हैं इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 55 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एयर। तो कौन सा ऑक्सीजन जो है वातावरण हमारे एयर पर, मतलब हमारे वातावरण पर छोड़ते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वह ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि दी गई आकृतियों में से उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में स्थित स्थान पर आएंगी। तो जो प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं उसमें से ही देख के हमको आंसर का चुनाव करना है कि चौथी आकृति कौन सी आएगी। तो आप देखिए कि पहले से हम दूसरे का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस छल्लों को बाहर की तरफ निकाल दिया गया। उसी तरीके से तीसरी आकृति से चौथी आकृति का हम पता लगा सकते हैं कि इसको भी हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो ये ऐसा आकृति केवल बी में दी गई है कि उसको हम खोल देते हैं यदि, तो इस तरीके से आकृति बन जाती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो बाद में करेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है गर्म रक्त वाला होता है। तो गर्म रक्त वाला होता है तो कबूतर को गर्म रक्त का जो रक्त होता है वह गर्म अवस्था में पाया जाता है।
ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ्स का क्वेश्चन है। अब उसके बाद में हम 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी। अब आप लोग को इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोजकर्ता कौन है, ठीक है। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे आप मुझे भी पता चले कि आप लोग कितने अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी है अभी आने वाले एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि ग्रुप डी के पेपर बहुत जल्द अब आयोजित होने वाले हैं। एनटीपीसी के भी अब आंसर शीट आने वाली है बहुत जल्दी, जो फर्स्ट फेज़ का हुआ था। तो आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे आंसरों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दिया करिए। तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है, ठीक है। कौन समूह का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो 18वें आवर्त सारणी में जो 18th नंबर का जो ग्रुप है, ठीक है। अब वो 18th नंबर का जो ग्रुप है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके अंतर्गत हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आते हैं। अक्रिय गैसों के जो वो एक सीरीज़ है पूरी, उसके जो बाहरी कोश होता है, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे कि बाउ का जो मॉडल है 2, 8, 18, 18, 32 वाला जो मॉडल है, उसमें जो है बाहरी तत्व जो होते हैं पूर्ण अवस्था में होते हैं। तो इस तरीके से आप उसे याद रख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसे मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था, तो इसे हम थोड़ा सा डायरेक्टली हम आंसर बता देते हैं। आगे जो इसका हम एक मॉडल क्रैश कोर्स बनाएंगे, तो अब वहाँ से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसमें 4, 11, 18 और 25 को शुक्रवार का दिन आया हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट्स द एकेडमी ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा एवरी ईयर, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑस्कर अवार्ड जो सिनेमा के क्षेत्र में जो दिया जाता है, तो पर साल कौन सी गवर्नमेंट मनाती है? इसे आयोजित करने वाली जो गवर्नमेंट है वो यूएसए गवर्नमेंट है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो मतलब एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, अभी भी पूछे जाने की संभावना है। तो ऑस्कर जो अवार्ड है यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? तो उसकी जो संयोजकता होती है वह आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1, 2, 3 होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ्स का है। इसके बाद में क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर की। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह कितना है? तो 6 × 10⁻24 kg ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इस तरह के क्वेश्चन किसी भी प्रकार के एग्जामों में आ जाते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का पेपर हो, वो लोग भी ये पेपरों को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं। अब उसमें साइंस में है, जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें एसएससी जीडी के भी व्यक्ति सभी देख सकते हैं और देने वाले एग्जाम को, और ग्रुप डी में भी सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को इन पेपरों को देखना चाहिए। इससे आप लोगों को पुराने क्वेश्चनों से नए क्वेश्चन का अंदाजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है? तो पराध्वनिक जो है सुपरसोनिक जो होता है वो उत्पन्न करने वाला कौन सा है? पारपोइसेस, ठीक है। ऑप्शनों में से वैसे चमगादड़ जो होती है वो पैरासोनिक ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा उसका एग्जाम्पल लिया जाता है, तो वो हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक दर्पण में एमएन रेखा जो दी गई है उसमें रखे गए निम्न आकृति पर प्रतिबिंब चुने, ठीक है। तो इसका जो हम देखेंगे कि यदि हम इस तरीके की जो आकृति दी गई है इसमें यदि हम दर्पण के सामने रख देते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाली इमेज बनेगी, मतलब वो पहली इमेज में बस आप देखिए कि अपोजिट आकृति इसकी सही हो जाएगी, मतलब ए ऑप्शन का सही है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन मैथ्स का है, ट्रिग्नोमेट्री संबंधित था। इसके बाद 69 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ध्वनि की जो आकृति सर्वाधिक होती है वह ठोस में होती है, ठीक है। और साइंस का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। अब इसमें कथन और निष्कर्ष से संबंधित फिर क्वेश्चन आया है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड पूछा गया है कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। अब निष्कर्ष है कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती, और ये
सही आंसर है, क्योंकि उससे संबंधित ही पूछा गया है। और हम किसी भी वस्तु पर या व्यक्ति की बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते, तो ये भी सही है। मतलब उसी तरीके से हो गया कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, मतलब हर व्यक्ति अंदर से कितना सही है उसका बाहर से देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। और जो पहला ऑप्शन था कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हो अंदर से अच्छी हो या ना हो उसका अंदाज़ा पहले से नहीं लगाया जा सकता, इस तरीके से दोनों ऑप्शंस के सही हो जाते हैं, तो सी डी ऑप्शंस का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आकृति दी गई है प्रश्नों में और उसमें कौन सी आकृति समान टाइप की है वो पूछा गया है। तो इसमें जो बी आकृति है लगभग समान है, उससे जस्ट उसको अपोजिट करके इसको समझा दिया गया है, तो बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है, हाँ ये भी आपका मैथ्स रीजनिंग से ही संबंधित लगभग क्वेश्चन है, तो वो भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से इन द अमाउंट ऑफ the work done is carrying a charge of 4c across the 2 point having a potential difference of 18v। ठीक है, तो इसके तहत हम क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। ठीक है, CV ये फार्मूला आप लोग अपने कॉपियों में नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें अब केवल वैल्यू रखना बच गया है, वो आप लोग रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू है C की वैल्यू जो है 4c दिया ही है और जो V की वैल्यू है वो 18v दी हुई है। तो बस यहीं पे चार्ज का फॉर्मूला आप लोग रखेंगे, 18 चौक 72 होता है, 72 आंसर C इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डी में इस तरीके के क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं बट देखने में थोड़ा सा बड़े लगते हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अभी से करिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द नंबर ऑफ एक्स इज़ डाइविजिबल बाय, मतलब डाइविजिबल आगे मतलब ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसे बाद में देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 कि ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत का पहला शहर का नाम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पहले पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में MR9 जो वहाँ की रोड है वहाँ पे यह रोबोट स्थापित किया गया है जो कि ट्रैफिक सिग्नल बताता है कि लोगों को आने जाने के लिए रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल और येलो सिग्नल जो होता है वह इस रोबोट के माध्यम से वहाँ पे MR9 रोड पर संचालन किया जा रहा है इंदौर शहर के अंदर पे। और आप लोगों को पता होगा कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो हो रहे हैं उसमें लगातार 4 वर्षों से इंदौर पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर में उसका नाम आ रहा है। तो आप लोग इंदौर को उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। करंट के परिप्रेक्ष्य में भी यह क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए लगातार 4 वर्षों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर मैथ्स का है, बाद में देखते हैं इसको। 76 नंबर का क्वेश्चन आप देख लेते हैं हम कि फिर क्वेश्चन आ गया 76 नंबर का कि सभी कारें जीप हैं। पूछा गया सभी कारें जीप हैं, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं कि सभी कारें जीप हैं। ठीक है, और सभी जीप 4 पहिया हैं, तो सभी जीप जो है इस तरीके से हम 4 पहिया हैं, ये बना दिया। अब पूछा गया है आपसे कि सभी 4 पहिया कारें हैं, तो सभी 4 पहिया कारें कैसे होंगी, क्योंकि जब हम आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ मैंने फार्मूला कि जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी होता है और अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ ऑप्शन में दिया जाना चाहिए। बट यहाँ पे जो सभी 4 पहिया कारें हैं तो सभी नहीं है, सभी 4 पहिया कारें नहीं है, कुछ 4 पहिया कारें हैं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं कि कुछ 4 पहिया जीप हैं, कुछ 4 पहिया जीप हैं, तो कुछ 4 पहिया जीप हैं, तो ये मतलब 4 पहिया कहाँ है, बाहर है, और यहाँ से फिर बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ होता है, मैंने आप लोगों को यही समझाया। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाता है, मतलब केवल 2 अनुसरण करता है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो दयानंद सरस्वती जी थे वह आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी।
ठीक है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम चारों ऑप्शन पे बात कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से आप लोग चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद चिन्मय मिशन जो है, उसके जो संस्थापक थे वो चिन्मयानंद सरस्वती जी थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। और प्रार्थना समाज जो है उसके जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका सही आंसर दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन को एक बार डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ्स का है, बाद में करेंगे। अब इसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर कोई भी अनुसरण नहीं करता, मतलब हमने पहले भी आंसर इस तरीके के कर लिए हैं। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम नेक्स्ट पेपर में भी इसको बता देंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको भी करना है, तभी आपको इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी आपकी। 80 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है तो अपन को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में एक विवाद आ गया था, तो इसमें लिखा है डिस्क्रिपेंसी। विवादित क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें विवादित क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया जाता है अक्सर। 81 नंबर का क्वेश्चन जो है मैथ्स का है, बाद में करेंगे इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का, कि ये एक प्रकार से श्रृंखला मतलब सीरीज़ का क्वेश्चन है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। तो अब आई है, आई के बाद में जे आ रहा है, ठीक है, जे के बाद में के छोड़ के एल आ रहा है, जे के एल +1 हो गया। फिर उसको एल के बाद एम एन ओ मतलब +2 हो गया। अब मतलब अगला जो सीरीज आएगी +3 आएगी, मतलब ओ के बाद में क्या आएगा, ओ एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो आर के बाद +3 करेंगे तो आर, तो एस आ जाएगा अगला वर्ड। तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन में आप देखेंगे यदि, तो एक एस वाली आकृति केवल एक में है, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। और आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप शब्दों पे जाएंगे, अंकों पे जाएंगे, तो 5 के बाद में +2 है, +2 के बाद में +4 है, फिर +4 के बाद में +2 +4 +6 हो गया 17, और 2 4 6 और +8 करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 17 में 8 जोड़ते हैं तो 25 आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है, बाद में करेंगे इसको भी। एचसीएफ वाला क्वेश्चन भी मैथ्स का है, बाद में देखते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और अवधारणा संबंधित। तो सतत विकास के लिए घरों से ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें अवधारणाएं दी हैं कि घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का उपयोग करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित पूछा गया है। हम फ्लोरोसेंट लैंप या CFL का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि पहले जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रेड कलर के बल्ब हुआ करते थे, जो कि वो एक बल्ब 100 वाट का होता था, और आज देखिए उससे अच्छी लाइट आपको आज 20 वाट के बल्ब में मिल जाती है, तो जो कि CFL कैटेगरी के होते हैं। तो फ्लोरोसेंट कैटेगरी के बल्ब विद्युत को बचत करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है कि अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं। इस प्रकार भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाएं तो, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाते हैं, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86 नंबर का, कि यदि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या बनेगा, ठीक है। हम इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि यदि दक्षिण, ठीक है, यदि ये इस तरीके से आकृति होती है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है, तो क्या बोल रहा है कि यदि दक्षिण मतलब दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है, ठीक है, दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है, ठीक है, तो उत्तर क्या बनेगा, तो उत्तर जो है उत्तर पूर्व हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर की, वह
पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्कृष्टता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रमिकों के लिए जो श्रम पुरस्कार जो हर साल दिए जाते हैं तो वो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। और 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। फिर पद्म पुरस्कार जो होते हैं वो 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण कैटेगरी में हर साल आपको जनवरी में दिए जाते हैं। 26 जनवरी के दिन इसकी घोषणा की जाती है, तो ये भी भारत के महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है। फिर उसमें कृषि जो क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है ये खेल प्रशिक्षकों को, केंद्र सरकार के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको चारों जो ऑप्शन दिए थे उसको सॉल्व करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता। तो एक सुचालक का जो प्रतिरोध है वह दाब पर निर्भर नहीं करता, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो इसका सही आंसर शुक्रवार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कि हौसला 2017 क्या है, जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के अधिकारों का उत्सव, ठीक है। ऐसे ही कोई कार्यक्रम यदि 2020 और 2021 के दौरान पे यदि हुए हों तो वैसे आपको करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे गांधी जी की जो जयंती होती है 2 अक्टूबर, उस समय पे मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार ने यदि कोई उस सप्ताह को यदि मना रहे हैं किसी रूप में, तो आप लोग उस तरीके को भी, अभी जैसे दांडी मार्च को लेकर कुछ आयोजन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं ऐसे कैंपेन को, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 की सीरीज दी गई है, इसमें अगला पद पूछा गया है, तो इसमें आप लोग देख लें। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा कि पहले जैसे आप बी है, बी के बाद में डी आ रहा है, मतलब बीच में 1+1 का डिफरेंस हो रहा है। फिर उसके बाद में डी के बाद में ई छोड़ के एफ आ जा रहा है ना, तो एफ छोड़ के जी छोड़ के अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो एच तो ऑप्शन दो जगह है, तो और हमें देखना पड़ेगा कि 25 दिया, 25 के बाद में 2 माइनस हो रहा है 23, फिर 2 माइनस हो रहा है 21, तो फिर 2 माइनस होगा तो 19 आ जाएगा, 19 तो एक ही जगह पे है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आपको सीरीज़ वाले क्वेश्चनों में बहुत जल्द आपको क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 92 है कि एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी गई है और दैनिक, ठीक है, हम एक आकृति के तहत आपको इसको समझा देते हैं कि ये इस तरीके से कि क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी गई है, ठीक है। इसी तरीके से क्षैतिज रखी गई होगी। दोपहर में जब 3 बजते हैं तो 3 किस तरीके से बजते हैं, इस तरीके से आकृति होती है, ठीक है। ये घंटे का कांटा होता है, ये मिनट का कांटा होता है, ठीक है। तो आप देखिए कि 3 बजे की सुई उत्तर की दिशा की ओर थी, तो ये उत्तरी की दिशा की ओर है, बात सही भी है। अब उत्तर की दिशा की ओर थी तो 3:40 पे क्या आकृति बन जाएगी, मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, तो आप लोग को पता होगा कि ये जो है 3 बजे ये तो लगभग ऊपर ही रहेगी, ये जो है यहाँ कहीं तक पहुँच जाती है, ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ हो जाएगी घंटे की सुई, तो इस तरीके से आकृति बनेगी। तो आप इसको देख सकते हैं, ये भी घूम घूम के नीचे की तरफ आएगी और ये यहाँ पे 3:40 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और 3 बजे यहाँ पे है, तो आप इसको देखिए कि इस तरीके से आकृति दक्षिण और पश्चिम की ओर बन रही है, तो इसमें इस तरीके से 60 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, तो आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। आप खुद भी करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का कि यदि पाइप को इस तरीके से लिखा जाता है तो स्वान को अंतिम अक्षर क्या होगा। अब आपको पता होगा कि पी को हम जैसे ABCD अल्फ़ाबेटिकल को 1 से लेकर 26 तक हम यदि करते हैं, जैसे A को 1 और 26 को हम यदि Z लिखें, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि P का मतलब होता है 16, I का मतलब होता है 9, फिर P का मतलब होता है 16 और E का मतलब होता है 5। तो इस तरीके से पूछा गया अंतिम अक्षर क्या होगा, तो अंतिम अक्षर मतलब N है,
एन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा 14, और 14 का अंतिम अक्षर क्या है 4, तो इस तरीके से आंसर इसका 4 हो जाएगा। तो ये भी आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब पूछा गया है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको पूछा गया है जो इसमें जो हाइड्रोजन का मास होता है वह आप लोगों को पता होना चाहिए 1 होता है, और ऑक्सीजन का मास जो पूछा गया है वह 8 होता है, तो इसलिए इस हिसाब से 1/8। तो ये आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो सीरीज़ पूरी दी गई है ना, उस सीरीज़ को पूरा एक बार आप लोग को पढ़ लेना चाहिए। उसमें जितने भी सीरीज़ में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट हैं, और सारे जो 1 से लेकर मिनिमम 30 तक आप लोगों को पता होना चाहिए। उनके जो आवर्त सारणी के जितने भी हैं तत्वों के नाम दिए गए हैं, तत्व में धातु और अधातुओं के जो नाम दिए गए हैं, उसके बाद में कौन कौन सी सीरीज़ है, उसके बाद टोटल कितने तत्व हैं, इसकी खोजकर्ता कौन है। मैंने आपसे पूछा भी है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोजकर्ता कौन है, उसको मैं कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा भी है, ठीक है, उसका आंसर। तो आप लोग वो भी आपको कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर आंसर बताइए। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे कि मैं जो आवर्त सारणी थी, पहले आवर्त सारणी मेंडलीव की आई थी, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी आई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल तत्वों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि आप लोग से कितना अभी आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पावर लूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टेक्स्ट इंडिया स्कीम की शुरुआत की है। तो उस समय पे स्मृति ईरानी जी के द्वारा इस कैंपेन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। पावर लूम कपड़ों, वूलन के कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए पावर टेक्स्ट इंडिया स्कीम की शुरुआत की थी उनने। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर का कि विकल्प में कौन सा चित्र सही है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि पहले हम केवल एक पॉइंट को पकड़ते हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला है ये नीचे की तरफ है, इसमें इस तरफ हो जाता है, इसमें इस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो अंगुली आकृति आप इस तरीके से आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं कि अंगुली आकृति इस तरफ हो जाएगी। मतलब हम केवल अनुमान लगा के ही आंसर दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। जितना ज़्यादा घुसेंगे हमारा समय बेकार होता है, इसलिए हमें बहुत कम टाइम पे यदि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें अपना अंदाज़ा वहीं एग्ज़ाम के समय पर लगाना होगा। थोड़ा सा आप चाहें तो अभी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये जो दिया गया है तो इसमें कौन किसको प्रतिस्थापित करेगा, अगला क्या आएगा, ठीक है। तो अगला जो है, अब देखिए, आप ही देखिए कि यदि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका अपोजिट ये हो गया, तो इसका जो अपोजिट है वो किस तरफ जाएगा। यदि इसकी आकृति इस तरफ दी गई है तो अगले की आकृति इस तरफ आएगी। मतलब ऑप्शन आप देखेंगे तो ए ऑप्शन में ये चीज़ दी गई है, बाकी किसी ऑप्शन में उस टाइप का नहीं बना है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना कि a type of reproduction in which a part of a plant body developed into a new individual is called, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। तो त्रिभुजों से संबंधित जो आकृतियाँ होती है कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को या तो आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें तुक्का लगाइए, या आपसे बनता है तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना रहता है कि इस तरीके से जो कॉम्प्लिकेटेड आकृतियाँ आती हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा समय बेकार ना करें, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में सिलेक्शन होता है वो बहुत कम नंबरों में हो जाता है। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर के जो सिलेक्शन के थे वो जनरल का जो सिलेक्शन था 75 से 80 के नंबर के अंतर हो गया था, ठीक है। तो आपको ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना है, हर क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है। यदि आपसे बन रहा है तो आप उसको आंसर दे दें, और यदि नहीं बन रहा है तो आप उसमें आगे बढ़ जाएं। आपको आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको केवल 75 से 80 नंबर लाने हैं, और यदि आप जनरल कैटेगरी हैं तो 80 नंबर की लड़ाई कर लीजिए। 80 से 85 आ गए तो आप डेफिनेटली आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी के और 70 से 75 भी आपके नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन दौड़ लगाने के लिए हो जाता है, रनिंग के लिए। तो आप फिर इस तरीके से क्वेश्चन पेपरों को ज़्यादा परेशान ना होते हुए, आपको एक बार पेपर यदि आपके सामने आया है तो उसको 2 से 3 बार क्वेश्चन पेपरों को देख लें। इतना स्पीड में आपको पेपर को सॉल्व करना चाहिए, और जो बन रहा है उसको तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। इस टेस्ट पेपर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि धावन सोडा का जो अणु है
उसके एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, पानी के कितने अणु होते हैं। उसका सही आंसर 10 होते हैं पानी के अणु धावन सोडा में। और धावन सोडा के जो फॉर्मूला होता है वह आपको मैंने पहले भी बताया था, Na2CO3 होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन साइंस से संबंधित थे जो पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है, हमारा पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से मैं आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके का जो पेपर है ये, इसमें मैथ्स का अलग से पार्ट फिर एक इसी पेपर का आएगा जिसमें केवल सेपरेट मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। और यदि आप दोनों पेपर्स को पूरा देखते हैं तो आपको इस पेपर का बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने केवल पुराने पेपर को डिस्कस नहीं किया, उसके साथ मैंने नए जो फैक्ट हो सकते थे वो जितना मुझसे बन सका वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को ज़रूर लाइक दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे हमें भी उत्साह मिलेगा। और यदि आपका उत्साह हमारे साथ बना रहेगा तो मैं आपको एक एक करके 135 शिफ्ट के सारे पेपरों को कंप्लीट करा दूंगा, जो कि सिस्टमेटिक होगा। कोई भी चैनल अभी तक सिस्टमेटिक पेपरों को कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको इस तरीके से कंप्लीट आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको मैं नए वीडियोस भी इस चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये प्रथमेश एकेडमी का जो प्रयास है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियोस के साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपको समय समय पर नए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।